अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जनाब नासिर इकबाल और हसनात मलिक। आज दो चीज़ें हुई। आपको याद होगा कि एक पंजाब के अंदर इंतखाबात कराने का मामला था, जिस पर जो डोगर साहब की ट्रांसफ़र का मामला था उस पर ख़ुद नोटिस लिया था। फिर उसके बाद एक 9 रुकनी बेंच बना, उसमें फिर एतराज़ात हुए, फिर 2 जज साहिबान उठ गए थे, 2 को शामिल नहीं किया गया था। फिर उसके बाद जो 5 रुकनी बेंच था उसमें 3-2 से फ़ैसला आया था। और इस तरह से ये मजमूई तौर पर 4-3 का फ़ैसला कहा गया, लेकिन उसको माना नहीं गया। बहरहाल वो उस 3 रुकनी बेंच ने जो अक्सरियती फ़ैसला दिया था उसमें ये फ़ैसला ये डिसाइड किया था कि इंतखाबात की तारीख किसने देनी है, सदर ने या कि गवर्नर ने या इलेक्शन कमीशन ने। तो फिर उसके बाद जब दोबारा इंतखाबात का शेड्यूल जारी हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर जो है वो अपना मामला जो इलेक्शंस का था पंजाब के अंदर उसके शेड्यूल में तब्दीली की और 8 अक्टूबर तक को भिजवा दिया। फिर उसके बाद जो है वो फिर ये लिटिगेशन का दौर शुरू हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि 14 मई को पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ और KP में इंतखाबात का मामला मुतल्लिका हाई कोर्ट को भिजवा दिया था। और जब ये हुआ तो उसके बाद फिर जो है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू दाखिल किया कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है कि वो इंतखाबात की तारीख दे। और उस जब ये चल रहा था तो जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर का एक कानून साजी आई, उसकी वजह से ये मामला मुलतवी हुए। और फिर उसके बाद बिल आखिर जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर जो था उसको सुप्रीम कोर्ट ने के 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन एजाजुल हसन ही थे ना, हाँ, इन्होंने जो है उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। और फिर उसके बाद अब जो इलेक्शन कमीशन का रिव्यू आज लगा और आज डिसाइड कर दिया और उस पर बहुत सारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किस्म के ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। इलेक्शन आइन से तजावुज़ कोई नहीं करने, आइन में मुदाखलत होगी तो एक्शन लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अब फिर एक मरतबा मुल्क के अंदर जो है वो आम इंतखाबात के हवाले से कौमी असम्बली और अब तो चारों सूबाई असम्बलियाँ नहीं है, निगरान सेटअप है और हर तरफ से ये दबाव आ रहा है। बार एसोसिएशन हो, पाकिस्तान बार काउंसिल हो, सियासी जमातें हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि वो इंतखाबात की तारीख दे। और इस हवाले से कई आइनी दरख्वास्तें भी यहाँ पर आ चुकी हुई हैं। इसके साथ ही जो बड़ी अहम आज की समात थी वो नैब तरमीम के हवाले से थी और नैब तरमीम जो हैं उनकी मेरा ख़्याल में कल या परसों जो है ये आखिरी समातें होंगी। आज की 51वीं समात थी और 51वीं समात में तकरीबन कोई 300 से 200-250 घंटों से ज़्यादा जो है वो अदालती वक्त इस पर सर्फ हो चुका है। 15 माह से ये मुकदमा जो है वो रेंगता चल रहा है। 28 के 26 या 27 समातों पर ख्वाजा हारिस ने ही सिर्फ मेंटेनेबिलिटी पर और अपने केस के ऊपर दलाइल दिए थे। उसके बाद मखदूम अली ख़ान ने फिर अदालत ने 3 महीने दे दिए कि रिटन ऑब्जर्वेशंस या आर्गूमेंट्स मांगे थे। उसके बाद अब फिर शुरू हो गया। तो इस पर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि हम पार्लियामेंट के बनाए गए इस कानून के ऊपर इतना वक्त क्यों सर्व कर रहे हैं। चीफ जस्टिस जो है वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज भी जो है गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़रिए चीफ जस्टिस के ओहदे को रबड़ स्टैम्प बनाने की कोशिश की गई थी। आज ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये कानून तरामीम करके कलरेबल एक्सरसाइज की है पार्लियामेंट ने। और इस पर मंसूर अली शाह ने ये कहा कि 25 करोड़ अवाम की जो नुमाइंदा पार्लियामेंट है, आप उसके ऊपर कैसे ये बदनीति का इल्ज़ाम आयद कर सकते हैं। और फिर बिलखुसूस हम जो 17 जज यहाँ बैठे हुए हैं जो कि मुंतखब नहीं के नॉन इलेक्टेड हैं, वो ये कैसे कर सकते। तो अहम केस है कि इसके ऊपर अगर ये तरामीम जो हैं ये कलदम होती हैं तो फिर उसका क्या इम्पेक्ट होगा और अगर बरकरार रहते तो फिर क्या होगा। तो नासिर साहब आज की समात ज़रा हमें बताएंगे कि क्या हुआ। इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त तो चीफ जस्टिस ने बेंच ने मुनीब अख्तर साहब वाले उन्होंने तो उड़ा के तो उस साइड पे मारी। नहीं, उसमें एक मज़े की ये बात है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने हियरिंग के दौरान उनको ये बताया था कि इलेक्शन कमीशन जो है ना पाबंद है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का, और अगर वो नहीं करा सकता तो वो हमारे पास फ्रेश पिटीशन लेके आए, हम उसको रेमेडी देंगे, लेकिन वो ऑन इट्स ओन उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता।
इस पे वैसे वो बड़ी मज़ेदारी की बात है नासिर साहब, इनका जो फैसला आया था वो अपना जो शॉर्ट ऑर्डर था उसको उन्होंने एलेबोरेट किया हुआ था, आर्गूमेंट क्या हुआ क्या नहीं वो पता ही नहीं था। एनीवेज बाहर तो इस पे शजील शहरियार स्वाति जो हैं, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा आपके फैसले ने हमें बांध के रख दिया इन अ सेंस कि अब हमें कहा जाता है, अब हम पाबंद हैं कि हम 90 दिन में इलेक्शन कराएं, जबकि हमारा असल जो अथॉरिटी है या जो हमारी पावर है या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो free and fair रिस्पॉन्सिबिलिटी, election। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की है। तो अगर 90 दिन में हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करा सके, लेकिन हमें अब हर सूरत में करवाना है, तो ये हमारे हाथ बांध दिए हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास है, अब हमारे पास आए ये अब कोई वो तो फैसले जैसे में ये कहा कोई उन्होंने कि अगर कानून delay करना है, है तो कोई हमारे आइन पास में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है कयूम साहब ज़रा बताएं कि जी इलेक्शन मुनीब अख्तर साहब के फैसले में लिखा हुआ है। नहीं, इस मुल्क में आइन सिर्फ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बहुत लायक हैं, वही समझते हैं, या मतलब है कि क्या कि आपका क्या ख्याल है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट चली है, 3 4 5 जज साहबानी हैं काबिल, जिन्होंने ये तमाम नहीं, सियासी ये मुकदमात के जो फैसले किए हैं। इंडिया में है, दुनिया के क्या दुनिया में होता है कि जी वहाँ इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर चले मेलाफाइडी है या जो भी है कि जी वो सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवाए। ये ठप्पे वाला जो सीन है ये कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट कोई एक जजमेंट बताएं, एक कानून बताएं, जूरिस्प्रूडेंस है। भाई बस जरूरत है ना, अगर मार्शल लॉ वर्कर भी लग पार्टी जाए में तो कुछ और सुप्रीम कह कोर्ट रहे हैं। ठप्पा लगा देती है और ठप्पा लगा के फिर पार्लियामेंट को इंडेमनिटी नहीं, देना पड़ती है। वर्कर पार्टी में कुछ और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जा रहा है, यहाँ कोई और बात की जा रही है। कुछ कई जगह आप 63A में कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को रबड़ स्टैम्प बनाया जा रहा है। एक जगह कह रहे हैं 63A की इंटरप्रिटेशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है और ये इंटरप्रिटेशन इसकी जो है ना वो बड़ी हमने देख के करनी है कि हिडन मीनिंग को भी देखना है, जिसमें है कि वोट काउंट नहीं होगा ये। अच्छा, यहाँ आया कि जी नहीं, आइन में 90 दिन है, अगर करना है तो हम कह दें, ये नहीं 342 लोग भी जो मर्जी कह दें, इलेक्शन कमीशन के पास कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी वो नहीं, हमारे जो चीफ जस्टिस के साथ एक जज कोई भी मर्जी का बैठ जाए और वो बेशक इलेक्शन कमीशन को 1 साल की छुट्टी दे दे, या वो देखें ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट में इसमें अपने मामलात में इंटरफेरेंस, ये जूरिस्प्रूडेंस कहाँ से इन्वॉल्व हुई है कि जी सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा हो। लेकिन ये तो नासिर साहब, कयूम साहब जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि इलेक्शन कमीशन को ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने रिव्यू पिटीशन को जब डिसमिस किया तो उन्होंने डिलिमिटेशन के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी या कोई केस, वो कर रहे हैं अगले कुछ भी हो सकता है। डिलिमिटेशन जो अभी जिस प्रोसेस में भी चल रही है, मतलब कि रिव्यू में जो मैटर इनके सामने नहीं उस पर भी ऑब्जर्वेशन दे सकते थे। आप कह रहे हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट इतनी काबिल है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उनको अल्लाह का ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वरना आपको याद है कि जब भी इलेक्शन करीब रोज़े होते के लिए हैं, नहीं पड़े। हाँ, जब भी इलेक्शन करीब होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आती है या सो मोटो ली जाती थी पास्ट में कि जी वो इलेक्टोरल रोल्स ठीक नहीं नासिर साहब, है। मैं बताऊं वैसे जितना पॉलिटिकल पार्टीज ने, बार एसोसिएशंस ने और पब्लिक प्रेशर बिल्डअप हुआ हुआ है, उसमें जो है वो मैं हाथ जोड़ के कहना कि बंदियाल साहब ना ही सुनते बेहतर है, वरना ये भी पता नहीं कितों होने इलेक्शन। देखिए ये बार बार कयूम साहब हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल थिकेट में नहीं पढ़ना चाहिए, एक मिनट पॉलिटिकल थिकेट में नहीं पढ़ना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि डॉकेट में फिर यही खड़े होते हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टी का काम है वो तो कहते हैं हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें नासिर साहब। नहीं, लेकिन आइन का तहफ़्फ़ुज़ पॉलिटिकल इश्यूज़ में पढ़ के नहीं होता। वो आप आइन जब आपके सामने ग्लेयरिंग एग्जांपल आए ना तब, वैसे नहीं। अच्छा, नहीं तो वो जमहूरियत कहते हैं चलिए कि यार इस पे serious बहुत हो विषय। गया अपना आइन पे। वो नासिर साहब, नैब तरमीम के ऊपर जो है वो आज चीफ जस्टिस को मखदूम अली ख़ान साहब ने एक जो तरमीम हुई थी वो किस अदालती फ़ैसले की वजह से हुई थी, वो सारा चार्ट और उसकी डिटेल्स बताएं। कयूम साहब उसमें देखें ना, आपने खुद बताया 15 महीने से ये केस चल रहा है, ठीक है। जी हाँ। इसमें चीफ जस्टिस 51 साहब, समातें हो हाँ, चुकी हैं, 200 जी। घंटों से ज़्यादा की वक्त जो है, मतलब एसी भी 200 घंटे चले हैं और बाकी भी सारा मामला होते रहे हैं और उनमें बाकी 15 महीने 2-2 घंटे की हर रोज हाँ, हियरिंग हो रही है। तो वो जो है आप ये देख लें 15 महीने से। उसमें कितनी है तकरीबन? मुझे नहीं पता, ये अच्छा, आप निकाल के उसमें बताएं मुझे जस्टिस कितना। नहीं, एक है मतलब है कि अगर 15-15 लाख के जजेस तनख्वाहें हैं तो ये मंसूर अली शाह साहब बार बार कह चुके हैं कि मैं उस वक्त से ढूंढ रहा हूँ कि इसमें कौन सी वायलेशन ऑफ बुनियादी फंडामेंटल हक राइट जो है है। ना वो तलाश और चीफ जस्टिस साहब ये कह चुके हैं कि ये जो केस बिल्डअप किया गया है वो फिलोसफिकल है,
इसमें जो है, जो केस बिल्डअप किया गया लेकिन नासिर साहब वो ये कहते ज़रूर हैं, लेकिन वो जो थ्योरी ऑफ ट्रस्ट है और उसके ऊपर भी आज भी उन्होंने कहा कि कलरबल एक्सरसाइज के अंदर अदालती फैसले जो हैं, जब ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जनाब मैं मेलेफ, क्योंकि हुआ ये कि भाई मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जनाब आप ये मेलिस कैसे एट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्लियामेंट को कानून साजी के ऊपर। कल वो शुरू कर दे कि जी 8 जज बिठा के आपने नहीं, बात है। वो सुन ले। अच्छा 8 जज बिठा के कल पार्लियामेंट कहे कि जी ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आपने चुन चुन के अपने हमख्याल जज बिठाए हैं और स्टे लिया है 13 अप्रैल से बददीनी नियति की बुनियाद पे बेंच बना के बददीनी और पर मबनी 13 फैसला है। और उसमें आपने वो जज बिठाए हैं जो आपके हमख्याल थे, हाँ। ठीक है, और उस पे 13 अप्रैल से अब तक आप स्टे पे पूरा सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं, तो एट्रीब्यूशन तो फिर वो भी करेंगे। क्या करेंगे, मतलब है कि वो कहेंगे कि चीफ जस्टिस ने बदनीति की बुनियाद पर बेंच बनाया। नहीं, वो आप जब दूसरों की बात करते हैं ना, देखें चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने इस पार्लियामेंट को ऐसे समझाया जिस तरह बिल्कुल सुप्रीम रिव्यू के मासी बेड़ा हुंदा है। रिव्यू के हवाले से इनका कानून उड़ा दिया है। एक ही माइंड सेट के जजेस ने दूसरी दफ़ा ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट स्टे दे दी है। नैब लॉ अमेंडमेंट तकरीबन उड़ चुकी हैं, 2 जज जो हैं उड़ा रहे हैं। अब जिसमें कोई मुआवजा ही हो जाए कि ये 2 जज नहीं हैं, ये तो जितनी ऑब्जर्वेशन आ चुकी हैं। और ये ट्रस्ट का जो कंसेप्ट है, ये इफ्तिखार चोई साहब के दौर से ही हम देख रहे थे। उस वक्त करप्शन के स्कैंडल आते थे और एक पार्टी पोलिटिकल पार्टी को वो दीवार तो लगाना देखिए था। वो ट्रस्ट एक और तो चीज है, सिर्फ वो क्या अथॉरिटी सियासतदानों के का- हवाले से है नहीं ना। क्यूम साहब, सिर्फ सियासतदानों का ट्रस्ट है, जर्नलों और जजेस का ट्रस्ट नहीं है। नासिर साहब देखिए ये बड़ा पर्टिकुलर, हम बार बार आपके प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि द मदर इंस्टीट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट है। जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट बनाता है, वो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाती। ठीक है, इंटरप्रिटेशन इनका राइट है, लेकिन उन्होंने हारमोनियस स्ट्रक्चर करना होता है। उन्होंने ये नहीं कहना होता कि जी पार्लियामेंट ने फलां चीज़ बनाई है तो ख़तरनाक, ऐसा गलत, उड़ा दो। हमारे rules ऊपर हैं। हाँ, ये ऐसा नहीं होगा, रूल्स ऊपर नहीं हो सकते। जो आए पार्लियामेंट का इजाज़त साहब वो मुझे मालूम है, मुनीब अख्तर साहब जजमेंट आई हुई है, लेकिन नहीं, मेरा ये ज़ाती ख्याल 1980 के है रूल्स कि रूल्स ऊपर नहीं हो सकते, क्योंकि रूल्स पार्लियामेंट के स्टैट्यूट से नीचे हैं, ये मेरा ख्याल है। तो लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट ने जो रूल बनाए हैं, आपने उसको इंटरप्रेट इस तरह करना है कि जो लॉ है वो बचे। लॉ को आप ख़त्म नहीं कर सकते, लॉ को ख़त्म करने का इख्तियार आपका नहीं है, लॉ को ख़त्म करने का इख्तियार पार्लियामेंट ही को है। तो नासिर साहब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत आपका ख्याल है कि चीफ जस्टिस को रबड़ स्टैम्प बनाने की कोशिश थी? देखें, वो तो यही कह रहे हैं कि जो अथॉरिटी है, जो जिस पे अभी आप लोगों ने, अभी हम जब बहस कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स में तो आपने प्राइम मिनिस्टर को ये कह दिया था कि प्राइम मिनिस्टर अकेले डिसीजन नहीं लेगा, कैबिनेट डिसीजन जो लेगी वो डिसीजन समझा जाएगा, वो अथॉरिटी होगी। तो इधर चीफ जस्टिस साहब के पास इख्तियार है कि वो कौन सा भी बेंच बना दें, कोई भी केस किसी जगह लगा दें, कोई सो मोटो ले दें। तो नासिर साहब अगर 3 रुकनी बेंच बनता है, उसमें चीफ जस्टिस है और दो जज हैं, 2 जज जो हैं वो चीफ जस्टिस के फैसले से इत्तफाक नहीं करते, तो चीफ जस्टिस रबड़ स्टैम्प बन गया? नहीं, उनका कहने का ये मकसद है कि जो मेरे पास वहाँ अथॉरिटी, पे तो आप जुडिशल पावर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, यहाँ तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे है। जुडिशियल अथॉरिटी, वो उनका ये है ग्रीवेंस कि चीफ जस्टिस के पास जो अथॉरिटी है टू कॉन्स्टिट्यूट बेंच एंड टू फिक्स केसेस बिफोर एनी बेंच, वो वापस लिखी, क्योंकि आपको जड़ा पता ना है कमेटी- जो नहीं, ना संभाले, नहीं, जो केस मैं चाहूँ वो लगे और बाकी नहीं, जाए वही- 56,000 केस अगर खू खाते। सिविलियन पीटीआई के सिविलियन ट्रायल हो रहे हैं फौजी अदालतों में, वो केस लग जाए और इंटरमेंट सेंटर में वो जो पुराने 4 साल से केस ना लगे, चीफ जस्टिस का इख्तियार अगर रेगुलेट किया गया है तो साथ उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्लियामेंटेरियन बैठ के चीफ जस्टिस का इस्तेमाल करेंगे, आपके जजों को ही दिया इख्तियार। जजेस देंगे कि आप पे चेक ओनरशिप रहे। मुझे ये बताएं, एक चीफ जस्टिस आते हैं कहते हैं जी मैंने डैम बनाना है, एक कहते हैं मैंने 1980 का कराची बहाल करना है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात इस्तेमाल हो रहे हैं। एक कहता है जी हमने माशरे को करप्शन से पाक करना है, अपना एजेंडा इस्तेमाल कर, और हर एक का सियासी एजेंडा रहा है। आप माजरत के साथ, क्या अगर उसके साथ ओनरशिप दे दी गई है तो इसमें कबात क्या है? मुझे ये बताएं, उसमें कौन सी मेलाफाइडी एट्रीब्यूशन है कि अगर उन्होंने ये कह दिया है कि चीफ जस्टिस के साथ ये 2 और जज, सीनियर जज बैठ के ये मशवरा करेंगे ताकि ओनरशिप आए। देखें, अब 1.5 साल से माजरत के साथ जो सुप्रीम कोर्ट चली है, वो क्या उसके साथ ओनरशिप सीनियर जजेस को बिठाया गया किसी मशवरे में? 9 केसेस ऐसे मंसूर अली शाह साहब ने जिक्र किया, उसमें था कि आपने फुल कोर्ट नहीं बिठाया, आपने सीनियर जजेस को इग्नोर किया, आपने हमख्याल जजेस को बिठा के सियासत को शेप दिया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में तकसीम आ गई है कि अब आपकी बात कोई सुनता नहीं है।
इधर से एस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान और जो लिखने वाले लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक फर्जी सुप्रीम कोर्ट बन गई है। देखें अनफॉर्चुनेट है ना, वो रीज़न वही है कि पॉलिटिकल थिकेट में जब जाएंगे आपके साथ यही होगा। अच्छा नासिर साहब, एक और चीज़ भी है, अब जो है वो आज चेयरमैन नादरा की तकर्री के हवाले से जो रूल्स में अमेंडमेंट की गई थी, और सुना शायद यही जा रहा था किसी सर्विंग जनरल को चेयरमैन नादरा लगाया जा रहा है, क्या इतलात हैं ऐसी इतलात हैं कुछ इस तरह की। एनीवेज अभी वो कंफर्म नहीं है, लेकिन बहरहाल एक पिटीशन आ गई है कि जनाब जो चेयरमैन नादरा की तकर्री के हवाले से जो रूल्स के अंदर तरमीम की गई हैं वो उनको चैलेंज कर दिया गया। उनको चैलेंज करिए, लेकिन ये कोई किसी एग्रीव पार्टी ने की है। बज़ाहिर उस पटिशन को मैंने सिरसरी सा पढ़ा है, उसमें लग ऐसा रहा है एक शहरी ने कि की है। एक शहरी ने की है, लेकिन वो शहरी एग्रीव्ड है इन अ सेंस कि उसको शायद प्रमोशन नहीं मिली या कोई इस तरह की बात है। हाई ये कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। हाई कोर्ट मेरा ख्याल है हाई कोर्ट फोरम है, क्योंकि मेरे लेकिन ख्याल में यहाँ तो कहा- हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली टेकअप कर रही है। हर मामले में नैब लॉ अमेंडमेंट का एक नोटिस हो चुका था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर भी टेकअप कर लिया है क्योंकि इमरान खान की पिटीशन थी या जो भी हम कहें। फिर रिव्यू की देखें, रिव्यू में तो तब पता चला कि जी वो रिव्यू के कुछ पिटिशनर भी आ गए और अली जफ़र साहब आर्गूमेंट भी करके चले गए हैं, उनकी पिटीशन भी नहीं थी और साथ ही स्ट्राइक डाउन भी करवा दिया। अच्छा मज़े की बात है, वो जजमेंट पढ़े, अली जफ़र साहब मेन लीडिंग उसमें आर्गूमेंट करने वाले थे, ठीक है, दूसरों ने अडॉप्ट किया आर्गूमेंट। वहाँ जो और वो बाद में फ्रीक बने थे उसमें। नहीं, वो फरीक बाद में बने, पहले उन्होंने आर्गूमेंट किया। अब अली जफ़र साहब वो जजमेंट देखें तो वो जो दूसरे वकील हैं वो भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि यार हमने ये आर्गू कहाँ किया है। अच्छा नासिर, ये तो मजाक के मूड में है ना। नहीं, वो आप देखें ना, वो हाँ, वो नहीं, कहाँ ठीक है, आर्गू है, आप वो तो अडॉप्ट किया है उन्होंने सारे अली जफ़र साहब को, और अली जफ़र साहब को तीसरे नंबर पे रखा है। देखिए फिर मेलाफाइड आप अगर एट्रीब्यूट करेंगे ना सियासतदानों पे, ठीक है, उनके अपने करप्शन के केस थे, तो यहाँ अपने पावर को बचाने के लिए तो वहाँ भी तो अपने हम ख्याल जजेस को बिठा के स्टे दिया, फिर सवाल तो उठेगा फिर। हाँ नासिर साहब, चीफ जस्टिस अगर बदनीति से इख्तियारात का इस्तेमाल करे जैसे कितने जाइए। देखिए पार्लियामेंटेरियन जब करप्शन करते हैं ना, तो उनकी रुथलेस किस्म की अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ नैब करता है, लोग भी करते हैं। आपको नहीं पता सोशल मीडिया में क्या कुछ नहीं होता। मीडिया, मैं और आप उनका ट्रायल कर रहे ट्रायल होते कर रहे हैं। होते हैं और हम लोग मीडिया ट्रायल रोज़ ही कर रहे होते हैं। हर टीवी में रोज़ाना रात को वो घर जाते हैं, सुबह आते हैं, जगह जगह हर बच्चे उनके पूछते हैं ये क्या हो रहा है। कहने का मतलब है ये और फिर पॉलिटिशियन एक रबर वो शॉक अब्जॉर्वर होता है, क्योंकि अगर पॉलिटिशियन निकल गया तो जो एलिगेशन है वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाना चलेंगे। अच्छा नासिर साहब, ये बड़ी दिलचस्प बहस थी। ज़रा नैब तरमीम के केस की तरफ वापस आ जाते हैं। ये फड्डा कहाँ से शुरू हुआ था कि जनाब जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जनाब 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है, हम गैर मुंतखब 17 जज जो हैं वो उसको बदनीति करार दें, तो इसका मतलब है हम पार्लियामेंटी निज़ाम की फाउंडेशन ही जो है उसको ही शेक कर दें, उसको ही ख़त्म कर दें। तो वो ये क्यों कहने पे मजबूर हुए थे, और ये कलरेबल एक्सरसाइज ये कहाँ से आ गया? हारी साहब जब आए थे तो उन्होंने बेसिक अपनी जो मखदूम अली खान साहब ने जब अपने दलाइल मुकम्मल किए। मखदूम अली खान साहब जब दलाइल वो रिस्पोंडेंट की तरफ से, उसके बाद ख्वाजा हारी साहब आए वो जो पटिशनर की तरफ से, तो वो यही बताना चाह रहे थे कि जो नैब के अमेंडमेंट इस तरह बन गई हैं कि एक बंदे ने अगर प्ली बार्गेन की हुई है, लेकिन वो प्ली बार्गेन 490 मिलियन की, यानी 49 करोड़ की है या 50 करोड़ से कम की है, तो वो प्ली बार्गेन ज़ाया हो जाएगा। अब वो जो है साहब जो अक्यूज़ हैं, अब वो इंसिस्ट करेंगे कि पैसे तो मैं नहीं देता, क्योंकि प्ली बार्गेन में ये तय होता है कि आप इतने इंस्टॉलमेंट में ये पैसे वापस करेंगे और एंड स्टिल यू आर ए कन्विक्ट। लेकिन अब वो जो अक्यूज़ है वो कहेगा कि जी मैं तो कंटेस्ट करूँगा, ठीक है। अब उनका केस जाएगा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाएगा, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट कहेगी या तुम्हारी जुरिसडिक्शन ही नहीं है, तो वो बंदा स्कॉट फ्री होगा। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि ये कंसेप्ट गलत है कि कोई आप स्कॉट फ्री हो जाएगा, इसलिए कि अगर नैब उसको नहीं देखेगी तो वो दूसरे केस में चला जाएगा। और फिर उसने कहा कि एक पार्लियामेंट ने एक अपनी विजडम में एक लॉ बनाया, तो हम एट्रीब्यूट कैसे करें और क्या एट्रीब्यूट करें। तो इस पे फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हम ये कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन है या अथॉरिटी है। तो इस पे फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा था कि यार एक 250 मिलियन लोगों की इलेक्टेड पार्लियामेंट को हम 17 अनइलेक्टेड बंदे कैसे हम मतलब कैसे एट्रीब्यूट कर सकते हैं लॉ को बदनीति। और कहते हैं हम सिर्फ और सिर्फ उस लॉ को टच कर सकते हैं जो आर्टिकल 8
जो ये कहता है कि कोई लॉ ऐसा नहीं बन सकता जो डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट हो, जिसको वो ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिला नहीं है वैसे। और उसके ऊपर उस पर फिर वो हुआ ना नहीं, कि वो करते मतलब क्या है? इजाजुल एहसन साहब ने ये कहा कि जनाब कलरबल एक्सरसाइज और अगर साथ में वो जो है फंडामेंटल राइट से मुतसादिम हो तो हम उसको स्ट्राइक डाउन कर नहीं, सकते लेकिन वो हैं। यूं तो सब- उस पे फिर उसका हल उनके पास है। उस पे फिर उस पे फिर जो है जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि हाँ देखें आगे ना फंडामेंटल राइट जिसको हम तलाश कर रहे हैं अभी तलाश कर रहे हैं, अभी तक, तक और मिला अभी तक 15 महीने हो चुके हैं, 51 समातें हो चुकी हैं, फंडामेंटल राइट कौन सा मुतासर हुआ इसका कोई पता नहीं है। लेकिन माशरे की इस्लाह और करप्ट प्रैक्टिस मतलब है कि क्योंकि ख्वाजा मॉरल वैल्यूज़ देखिए, की ये- कसौटी के ऊपर जो है वो स्ट्राइक ये डाउन सारी- हो जाएंगी ये सारी जुरिस्प्रूडेंस हमने इफ्तिखार जोई साहब के दौर से देखते रहे हैं। कानून से हट के अखलाकियात के नाम पे ट्रस्ट में वही बात कर रहा हूँ कि क्या सियासतदानों का ब्रीच, सिर्फ सियासतदान ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं, जज नहीं करते। या तो फिर इनके भी नैब के में केस भेजें जजेस के, कयूम साहब भेजने चाहिए, फिर हैं? मेन स्टेक होल्डर हैं, हाँ भेजने हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बजाय इनको नैब में भेजना और चाहिए, जर्नलों को भी भेजने चाहिए। बिल्कुल भेजने चाहिए। तो दोनों वो नहीं आते ना। नहीं, इस मुल्क में असल पावर स्टेक होल्डर जिन्होंने इलेक्शन कराना है तो हमसे पूछ के ना, लेकिन नैब सिर्फ सियासतदानों को पकड़े, ये क्या वैसे असूल है कयूम साहब? या तो ये है कि नैब अक्रॉस द बोर्ड आर्टिकल 25 के तहत फिर आप 184(3) में बैठे, आप कहें अक्रॉस द बोर्ड हो, क्या ख्याल है सर? ना। फिर कोई अगर बीज भी मंगवाए कहीं से तो वो भी ताकि उससे नैब देखे, क्यों जी? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, आज एक इंटरेस्टिंग और भी ठीक बिल्कुल है। ठीक बात। चीफ जस्टिस साहब ने जब ये ऑब्जर्वेशन दी ना कि देखें आप जो नेशनल एसेट्स हैं वो आप पीआई का हाल देख लें, आप नेशनल जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देख लें, उसमें कई शहरों में 40% है और इन जनरल 27% लॉस है। और देखिए ये क्या हो रहा है, कुंडा सिस्टम इस तरह की बात। तो इसमें मखदूम अली खान साहब ने बड़ा मज़े का इंटरेस्टिंग जवाब साहब ये बड़ा ही कुंडा सिस्टम और कुंडे वाले जज दोनों ही बिल्कुल नकारा निज़ाम है। इसमें। और उन्होंने ये भी कहा कि देखें कराची में भी जो क्या कितना लॉस है, लाइन लॉस अब कितना है। तो मखदूम अली खान साहब ने कहा कि कराची में ये कराची इलेक्ट्रिक ने ये सोचा था कि हम उन इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा करेंगे जहाँ से हमें पेमेंट्स नहीं होती, जहाँ बिल की पेमेंट नहीं होती। जो जहाँ से बिल की पेमेंट होती है वहाँ लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और मतलब जुडिशरी ने और इस सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेके उसको रोक दिया। और अब ये हो गया है कि लॉ उन्होंने कहा कि, और इवन प्रेसिडेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी कसूर है कि वो कहते हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होता है, इससे सिचुएशन इससे क्रिएट होती है। अब उसका ये नुकसान हो रहा है कि अब लॉ का इतलाक़ उन इलाकों में जो अमीर हैं, जो पेमेंट जो बिल दे रहे हैं उन पे इतलाक़ है, और जो बिल नहीं दे रहे उन पे कोई लॉ ही नहीं है। यानी वो कुंडा सिस्टम लगाएं, चोरी करें, जो मर्ज़ी करें, उधर कुछ नहीं हो सकता। ना वहाँ बिल की पेमेंट ना रिसीव होगी, कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो ये 2000 यूनिट जो फ्री मिल रहा है, ये किस किस्म की लेजिटिमेट करप्शन जो कयूम साहब, आप अगर ये मिसलीनियस ब्रांच सुप्रीम कोर्ट की क्या कर रही है, रिटायर्ड जजेस की जो नानो नफ़े को ख्याल रख रही है कि जी ये किसी का पानी का बिल आ रहा है तो वो नहीं तो वो आपको याद है जजेस मरात वाला केस, हाँ जी, उसके अंदर क्या हुआ था? 64 करोड़ रुपए। हाँ, और उस पर उन्होंने वो कहा कि corruption जी नहीं है। अब जो है ना वो हमने बच्चों की शादियों पे खर्च कर दिए, और 7 रुकनी बेंच ने तीसरे चौथे रिव्यू के अंदर जाके जो है उन्होंने कहा नहीं देखिए, ये इतनी वापस हो हाँ सकती। वही बात वो है ना। करप्शन नहीं है। लेजिटिमेट करप्शन जो तरीके से जो फ़ायदे लिए जाते हैं वो सवाल नहीं है। देखिए सियासतदानों की भी बात बिल्कुल बात आपकी बजा है, लेकिन ये है ना पीटीआई अगला इलेक्शन लड़े इस एजेंडे के तहत कि हमने नैब लॉ को अमेंड करना है, और वो अमेंड कर ले अपने हिसाब से। अच्छा बजाय नासिर इसके कि साहब, सुप्रीम कल कोर्ट- जो है वो चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान साहब से ये कहा था कि एक तो ये डीक्रिमिनलाइजेशन हुई है, तो उस पर तो उन्होंने कह दिया कि जनाब आप बता दें कि अगर मुकर्ररा ने ये कानून साजी की है कि करप्शन देने वाले को अवार्ड दिया जाएगा, फिर तो आप ठीक कहते हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो है ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे दिया जा सकता है। तो नैब लॉ जब आया था, ये आया था 99 के अंदर, फिर 2000 में नैब ऑर्डिनेंस की सूरत में उसको मुशर्रफ साहब ने लागू किया, और इसका इतलाक़ जो है 1986 से हुआ था, उसकी भी एक कट ऑफ डेट से। तो माजी से जब, और फिर असफंदियार वाली केस के अंदर जो है इसको उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तो अब क्या मसला हो गया है कि अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है तो अब ये क्यों दुख रहा है? मखदूम अली खान साहब का ये कहना है कि देखें रेट्रोस्पेक्टिव, अगर आप किसी लॉ की हार्शनेस कम करते हैं, सज़ा कम करते हैं, तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है। हाँ, बढ़ा नहीं सकते आप। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सज़ा को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन हैं। लेकिन अगर आप ये लेजिस्लेचर की अथॉरिटी है कि वो अपनी विजडम में समझती है कि ये ठीक नहीं हो रहा, या इसमें हार्शनेस है, या इसके कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं,
आपको अच्छी तरह पता है और ये बार बार ऑब्जर्वेशंस इसमें आ चुकी हैं और इवन चीफ जस्टिस साहब ने भी ये बात मानी है कि इस नैब लॉ की वजह से डिसीजन मेकिंग पैरालाइज हो गई थी और कोई किसी किस्म का डिसीजन ही नहीं होता था और उसका नुकसान इकोनॉमिकली पाकिस्तान ने बहुत भुगता है कि हर बंदा बल्कि मेरे ख्याल में मखदूम अली खान साहब ने कल या परसों एक बात की थी कि जिस तरह से जो स्टील मिल की निजकारी और रेकोडिक के जो मामला हुए उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि मुल्क के अंदर सनतों का वो सत्यानाश हुआ बल्कि इन्वेस्टमेंट बैरूनी सरमायाकारी भी आना जो है ना वो रुक गई। प्राइवेटाइजेशन और ये दोनों फैसले किसने दिए थे? सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। प्राइवेटाइजेशन भी रुकी है। सिर्फ ये है कि प्राइवेटाइजेशन अगर अगर ना रुकी होती, आप वो लाइबिलिटी है। देखें हमारे एक दोस्त हैं, वो बड़े मज़े की बात करते हैं। वो कहते हैं अगर स्टील मिल्स 1 रुपये में भी प्राइवेटाइज हो जाती ना, तो इसमें इस वक्त हज़ारों लोग जॉब कर रहे होते हैं, उनको तनख्वाह लगी होती और उनका प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा होता है, हमें इंपोर्ट ना करना पड़ता, वो हमें इंपोर्ट ना करना पड़ता और हमारे डॉलर खर्च ना होते। ठीक है, लेकिन वो उन्होंने प्राइवेटाइज नहीं होने दिया। अब आपको इस हार्ड हैंड मनी जो है कई 100 बिलियन जो है, अब आपको उसका खर्चा वाइट एलिफेंट लेकिन बन एक चुका बात है। क्यूम साहब, कुछ बातें भी हैं ना कि आप कि अमेंडमेंट को सामने रख के जिस तरह की गई हैं, फेक अकाउंट केस है, तो कहा गया है कि जी पिछली ट्रांजेक्शन नहीं देखी जाएगी, जब इंक्वायरी होगी उस वक्त पैसा कितना अकाउंट में पड़ा होगा। बेशक उस 1 महीने में अरबों रुपए वहाँ उस अकाउंट में आए हों, लेकिन वो जब इंक्वायरी स्टार्ट होगी तो वो 50 करोड़ से नीचे होंगे या कम होंगे, उस पर इंक्वायरी शुरू होगी। कई ऐसे वो, बल्कि उन्होंने मिसालें दे के, ख्वाजा आरिफ साहब कह रहे हैं कि जो ओमनी ग्रुप के केसेस हैं उनको इस तरह फ़ायदा हुआ है। ये चीज़ें भी तो हैं ना क्यूम साहब, फिर ये इनका जवाब क्या होगा? ठीक है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने कुछ जुर्म को ख़त्म तो नहीं किया है ना। क्यूम साहब जुर्म जुर्म तो नहीं हो ख़त्म गया। नहीं किया। मसला ये है हसनात साहब कि अब अगर पार्लियामेंट ने किया है, ठीक है ना, पार्लियामेंट ने इजाज़ तो रहमान सबके साहब लिए की कानून है। जजमेंट थी वो कि नैब को जाए मामला रेफर, हालांकि वो केसेस तो इसी वजह से फिर आप वो मसला है ना। देखिए इसका जवाब सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट ने काम कर दिया है। अब वो अब उनके हाँ, अगर फंडामेंटल राइट्स जैसे कि जज साहब कह रहे हैं, नासिर साहब के भी, हमें कोई फंडामेंटल राइट मिल ही नहीं रहा कि जिसकी बुनियाद पे हम इसको स्ट्राइक डाउन करें। अब मुख्तलिफ थेरीज की बुनियाद के ऊपर अगर आपने करना है मखदूम अली खान तो साहब तो कहते आपका हैं कोई ना कि आदमी ये पकड़ सारा सकता है। स्पेकुलेटिव है कि अभी एक चीज़ हुई नहीं है और और फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आपके सामने आई नहीं है। हाँ, फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आई ना तब। चलें, बहुत शुक्रिया नासिर साहब। तो जनाब, आज शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी से नैब तरमीम के केस की अंदर होने वाली इन डेवलपमेंट्स के बाद जो है वो अब कल जो है वो सुबह 9:30 बजे रखा है और कल 52वीं समाअत होगी। देखते हैं कि 15 महीने 200 घंटे और 51-52 समाअतों के बाद इन नैब तरमीम के केस से क्या निकलता है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को एक लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।